हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 19 जनवरी 2026 की मंडे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले। हमारा ये डेली द हिंदी न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम यूपीएससी, पीसीएस, इसके अलावा जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, वन डे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे जो करंट अफेयर के न्यूज़ है उनको हम कवर करते हैं, टॉपिक्स को। और इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी आई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा जो ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है मदर ऑफ द ऑल डील्स। तो ए ऑप्शन हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज, इनफिल्ट्रेशन चेंजिंग वेस्ट बंगाल डेमोग्राफी। ये जो न्यूज थी ये हमने कल भी कवर कर ली थी, ठीक है। तो अब देखिए ये न्यूज देखिए आज की, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक क्रस्टाकीन फ्रॉम कवारती एस्टेब्लिश्ड एज अ न्यू जेनस एंड स्पीशीज। हाँ, तो कवारती से प्राप्त जो सूक्ष्म क्रस्टेशियन को एक नए वंश, एक नई जीन और एक नई प्रजाति के रूप में जो है एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि उसको स्थापित किया गया है। तो लक्षद्वीप जो है कवारती के पास एक ये छोटे जलीय कण जो है उसको क्रस्टेशियन कहते हैं। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि ये एक नई प्रकार की जीन है और एक नई प्रजाति की जैसे कि खोज हुई है, ठीक है। तो जो स्थान है हमने देखा कवारती, जो लक्षद्वीप की एक लैगून झील, कवारती की एक लैगून झील है, तो उसमें से ये ऐसी कुछ दिखने वाली जो है स्पीशीज मिली है। इसके अलावा ये बहुत ही छोटा कंकालधारी पानी वाला जीव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ केकड़े के जैसा कॉकरोच की तरह इसका ऊपर वाला दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही छोटा जीव है। अब देखिए इसका जो वंश है इसको एक नया वंश के तौर पर स्थापित किया गया। तो वैज्ञानिकों ने इस जीव को न केवल एक नई प्रजाति बल्कि एक नए वंश के रूप में भी देखा, यानी कि इनके जैसी पहली और कोई भी प्रजाति अभी तक नहीं मिली है। तो इसी वजह से इसको एक नया वंश जो है वो डिक्लेयर किया गया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक ये बहुत बड़ा कदम है। इसका नाम जो है इंडिया फोनेट बिजोई। इसका जो नेम क्या रखा गया है, इंडिया फोनेट, PHONATE, फोनेट बिजोई। तो ये इसका नाम रखा गया। इंडिया फोनेट वंश का नाम जो है भारत के, यानी कि इंडिया से, यानी कि भारत के सम्मान में ही इसका जो है इस नए वंश का नाम रखा गया है। बिजोई नाम क्या, डॉक्टर S बिजोय नंदन के सम्मान में, जो कि एक समुद्री जीवन विशेषज्ञ है, यानी कि जो समुद्री जीव के मतलब जीवों की खोज वगैरह उन पर जो स्टडी करने वाले एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर S बिजोय थे। इसी तरह उनको जो दोनों के नाम को मिलाकर इंडिया और उनके बिजोई के नाम को, तो उस पर ये इस नई स्पीशीज का नाम रखा गया है। अब इस खोज का महत्व क्या है, तो ये खोज जो है ये वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों की विविधता को और अच्छे तरीके से समझने में मदद करेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक नई प्रजाति मिली है, अब उसकी जगह पर क्या है, अब उस पर जो है रिसर्च करके, स्टडी करके हम देख सकते हैं, यानी कि साइंटिस्ट ये देख सकते हैं कि भारत में कितनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। इसके अलावा इंडिया फोनेट जैसे छोटे कण जो क्रस्टेशियन की पहचान, इसके अलावा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, उसके विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करती है। यानी कि समुद्र का विकास किस तरह से हो रहा है, इसको कौन कौन चीजों की जरूरत होती है, इस जाति, इस जो भी प्रजाति है इसको कौन कौन सी मतलब जरूरत रहती है किसकी, इसको इसका विकास होने के लिए। इसी तरह पता चलता है कि हमारे समुद्र में किस तरह से विकास जो है हो रहा है किसी भी जीव का। इसके अलावा समुद्री जैव विविधता अभी भी पूरी तरह से समझी जाती है, यानी कि अभी तक भी हमें जो है डाइवर्सिटी बहुत सारी देखने को मिल रही है समुद्रों में। इससे आगे और नई भी जो मतलब कि संभावनाएं हैं, यानी कि और नई प्रजातियां मिलने की भी जो है एक तरह से उम्मीद है। तो अब इस जो है इसका अपने नाम जो है याद रखना है। इसका नाम है इंडिया फोनेट बिजोई, जो एक नई प्रजाति मिली है, एक नया वंश है, उसका नाम ये रखा गया। तो इसी तरह इसमें यह बताया गया कि लक्षद्वीप की जो कवारती लैगून है, यानी कि एक झील है, उसमें बहुत ही छोटे जीव की खोज की गई है, जो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है बहुत ही छोटा है। तो इसका जो नाम रखा गया इंडिया फोनेट बिजोई। तो ये जो है मतलब कि
पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि समुद्र का जो इकोसिस्टम है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको मेंटेन करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह ये जो है पूरे हमारे समुद्र की जो विविधता है, वो विविधता किस प्रकार से इंडियन ओशन की या फिर समुद्र में और क्या कुछ मिल सकता है, उसमें से ये चीज जो है विविधता का हम अध्ययन इसके जरिए कर सकते हैं। यानी कि अभी तक हमें और नए नए जीव प्रजातियां मिलने की बहुत संभावना है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है कि इंडिया इनवाइटेड टू ज्वाइन गाजा पीस बोर्ड। तो भारत को जो है गाजा पीस बोर्ड के लिए इनवाइट किया गया है। गाजा पीस बोर्ड क्या है, जब सीज फायर हुआ था इजराइल और गाजा का, इजराइल और गाजा के सीज फायर में जो है एक पीस बोर्ड बनाने की स्थापना की गई थी कि जब तक गाजा में जो है प्रॉपर फिलिस्तीन में कोई एक सरकार नहीं बन जाती, तब तक जो है गाजा पीस बोर्ड जो है इसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा। तो जो हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण, इनविटेशन दिया है। इस जानकारी का जो मतलब ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिली है, जो अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है और अमेरिका के जो राजदूत उनके द्वारा पता चला है हमें, ठीक है। इसके साथ ही शांति बोर्ड आखिर है क्या। अब देखिए, ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, ये बोर्ड ऑफ पीस एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, यानी कि इंटरनेशनल जो है पहल शुरू की गई है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने इजराइल हमास का जो संघर्ष था उसको रोकने के लिए, उसमें शांति स्थिरता लाने के लिए पेश किया था। ट्रंप के द्वारा ये जो है बोर्ड लाया गया था, बोर्ड ऑफ पीस। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला क्या था कि गाजा में जो है संघर्ष विराम को लागू करना, यानी कि गाजा में सीज फायर इन दोनों में कराना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमास का जो है निरस्त्रीकरण, यानी कि हमास को खत्म करके, यानी कि उसको वहां से हटा देना और वहां पर प्रॉपर किसी एक गवर्नमेंट या फिर किसी एक बोर्ड के द्वारा पूरा कंट्रोल संभालना। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, यानी कि जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर तैनात करना, तो इसका ये भी एक उद्देश्य था बोर्ड ऑफ पीस का। इसके अलावा पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था में सुधार करना, यानी कि गाजा जो है उसका फिर से निर्माण करना, क्योंकि हमने देखा कि युद्ध में क्या है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद पूरी तरह से जो गाजा है वो उथल पुथल चुका है, उसकी पूरी सिचुएशन जो है वो खराब हो चुकी है। तो अब इसको फिर से दोबारा फिर से चालू करना, यानी कि एक नया वहां पर उनको सभी चीज जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, जितने भी वहां पर सब जो वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ क्या है खराब हो चुका है, तो उन सभी चीजों को दोबारा से निर्माण करना। शासन व्यवस्था, यानी कि एक जो शासन है वहां पर प्रॉपर, जैसे पहले हमास के द्वारा हमास पर का पूरा कंट्रोल था, उसको वहां से हटाकर वहां पर प्रॉपर किसी एक सरकार या फिर किसी एक बोर्ड के द्वारा पूरा एक शासन संभाला जाए। तो इसी तरह ये इसके उद्देश्य थे। इसके साथ ही ये जो बोर्ड है गाजा में स्थिरता, इसके साथ ही सुरक्षा, यानी कि वहां के लोगों को सुरक्षित रखेगा, शासन और पुनर्निर्माण के लिए एक और ढांचा भी प्रदान करता है। तो इसी तरह ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ट्रंप ने इस बोर्ड को गाजा युद्ध के बाद एक मुख्य शांति ढांचा माना है। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही प्रमुख तौर पर ये शांति ला सकता है, ये जो ढांचा है, जो संयुक्त राष्ट्र जैसी जितनी भी संस्था है उनके रूप में भी, उनके विकल्प के रूप में भी काम करता है। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उनके एक तरह से उनके ऑप्शन के रूप में भी ये जो है शांति प्लान जो है, ये जो शांति का ये पूरा एक बोर्ड बनाया गया है, उसकी तरह भी काम करेगा। अमेरिका ने लगभग 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को भी न्योता दिया, इनविटेशन, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ ही ग्रीस, साइप्रस, हंगरी, वियतनाम, ये सब कंट्रीज भी इसमें शामिल है। अब देखिए भारत का रोल क्या हो सकता है इस बोर्ड में। तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिविजुअली, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो है यह निमंत्रण भेजा, यानी कि इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि उनको जो है पीएम मोदी को इंडिविजुअली, जैसे हम किसी अपने फ्रेंड को इनविटेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भारत को शामिल करने का कारण क्या बताया गया कि भारत जो है मध्य पूर्व में एक संतुलित प्रभावशाली जो भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम भारत को शामिल करेंगे। मध्य पूर्व में जो है भारत का प्रभाव उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, मतलब देखा जाता है। इसी वजह से अभी तक अगर देखा जाए तो भारत सरकार की कोई भी इस चीज को लेकर टिप्पणी नहीं आई है कि भारत जो है उस बोर्ड में जाएगा या फिर नहीं जाएगा।
अब देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, तो पाकिस्तान को भी इसी बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि भारत जो है अब थोड़ा गुरेज करेगा कि जहां पर पाकिस्तान है वहां पर भारत शामिल ना हो, क्योंकि हमें पता ही हमारे पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस पहल पर इसराइल ने कुछ आपत्तियां भी जताई हैं, खासकर जो पाकिस्तान की भागीदारी, इसके साथ ही बोर्ड की संरचना पर, यानी कि बोर्ड की जो संरचना की जा रही, यानी कि बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना पर, स्ट्रक्चर पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। इसराइल ने कुछ वहां पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी जो इसराइल है वो शामिल नहीं करना चाहता इस बोर्ड में। तो हालांकि ट्रंप के द्वारा ये जो है न्योता पाकिस्तान को भी दिया गया है। बाकी आगे देखा जाएगा इसमें क्या होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो भारत को मतलब दिखाना चाहता है सभी को कि भारत हमारा कितना अच्छा मित्र है, हमने उसको इस बोर्ड में भी रखा, वहां भी रखा, यहाँ भी रखा। हालांकि अगर इतना ही था तो फिर आप जो है टैरिफ क्यों नहीं कम कर देते? अगर आपको इतना ही दोस्ती ज्यादा दिख रही है तो आपको टैरिफ कम करना चाहिए था। लेकिन भारत पर अब फिर से जो है 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। इसके साथ ही चाइना भी इसमें शामिल है, इसमें रशिया भी शामिल है। तो अब क्या है ना, मतलब ट्रंप जो है एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है वो हमारा मित्र है, हम उसके लिए अच्छा सोचे, हम उसको हर जगह पर आगे रखते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की मर्जी से, यानी कि यूएसए के जो है पिछलग्गू बनते हैं, यानी कि यूएसए की हर एक बात को माने इंडिया। भाई क्यों मानेगा? क्योंकि इंडिया खुद एक स्वायत्त राष्ट्र है, इंडिया खुद एक संप्रभु राष्ट्र है भारत। तो किसी की बात क्यों मानेगा? भारत वही करेगा जो उसका फायदा, जहां पर भारत को होना चाहिए, जहां पर नहीं, वो अपने हितों को ध्यान में रखता है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट हमारे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। हम्म, हमारा एडिटोरियल क्या कहता है आगे कि इंडिया जर्मनी टाइज कैन ओनली सोर हायर, यानी कि भारत जर्मनी के संबंध भविष्य में और भी मजबूत हो सकते हैं या फिर मजबूत होंगे। तो ये जो है भारत जर्मनी के संबंध के बारे में एडिटोरियल दिया गया है। तो इसमें क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि भारत जर्मनी के संबंध और ऊंचे हो सकते हैं, यानी कि भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत स्ट्रांग होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, पिछले सप्ताह कुछ असामान्य चीज देखने को मिली, जैसे कि टीवी चैनल, अखबार और जितने भी सोशल मीडिया थे उस पर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर जो थे फ्रेडरिक मर्ज थे, उनकी अहमदाबाद में पतंग उड़ाने की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। यानी कि उन्होंने जो है काइट्स फ्लाई की थी पीएम मोदी और जो जर्मन के एक चांसलर उनके द्वारा। तो ये उनकी गंभीर बैठक की तस्वीरों से बिल्कुल ही अलग था, लेकिन पतंग इस बात का सही प्रतीक है कि भारत और जर्मनी की साझेदारी कहाँ जा रही है। दोनों देश हाल ही में अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था दोनों देशों की जो है वो कमजोर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही दोनों अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। दोनों जो भारत और जर्मनी की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा नए नियम जो है वैश्विक व्यवस्था से के विघटन से चिंतित हो रहे हैं। इसके अलावा पड़ोस में स्थिरता की चिंता भी है। दोनों देशों ने अपने लोगों को समृद्धि के लिए अनुमानित परिस्थितियां चाहिए, यानी कि लोगों को विकास करने के लिए उनको ऐसी परिस्थितियां चाहिए जिससे वो जो है अपने राष्ट्र के साथ साथ लोगों का भी विकास कर पाए। इसके साथ ही जो मतलब लोगों को उनको कड़ी मेहनत की जरूरत है। भारत और जर्मन को नवाचार, शिक्षा, विज्ञान पर आधारित जो है अब फोकस ज्यादा इन तरफ रखना होगा। लेकिन तूफानी मौसम में ही अच्छा पतंगबाज अपनी क्षमता दिखाता है। ठीक वैसे ही भारत और जर्मनी की साझेदारी हमें दिखती है। अब देखिए दो आर्थिक तौर पर ये दिग्गज देश हैं, यानी कि दो दिग्गज देश हैं। तो ये इसमें जो है मतलब बैठक में इनकी कुछ बातचीत हुई। अब उसको देखते हैं। चांसलर और मोदी जो है, चांसलर मर्ज जो है जर्मन के चांसलर है और मोदी जो है पीएम मोदी दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि भारत भी दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, दुनिया की थर्ड एंड फोर्थ जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, उसके नेता हैं। कुछ वर्षों में क्या होगा कि भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान ले लेगा और जर्मनी इससे खुशी मनाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था जो है शून्य योग हो सकती है, यानी कि शून्य योग खेल नहीं है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। भारत का लाभ क्या है? जर्मनी का लाभ है।
मजबूत आर्थिक भारतीय जो अर्थव्यवस्था है जर्मन उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। इसके अलावा जर्मनी में जो भारत की कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, उनकी मजबूत होने के उनके अगर मजबूत होगी तो इससे क्या होगा, जर्मनी का भी एक तरह से विकास होगा। तो जर्मनी भी इस चीज से खुश होगा कि भारत जो है एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बनता जा रहा है। इसके साथ ही चांसलर मर्च ने क्या बात कही है, उनकी बात क्या थी कि यूरोप जो है, यूरोप और भारत दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता दोनों अर्थव्यवस्था को इसके अगले लेवल पर लेकर जाएगा और व्यापार युद्धों और सप्लाई से बचेगा। यानी कि जो भी ट्रेड वॉर वगैरह चल रही थी उनसे जो है ये दोनों देश बाहर हो जाएंगे। ये जो मर्ज होगा, यह मर्ज की जो है पश्चिमी गठबंधन के बाहर की उनकी पहली यात्रा थी। यानी कि जब से उन्होंने वेस्टर्न गठबंधन किया उसके बाद ये अब उनकी ये पहली यात्रा थी जो उन्होंने भारत में की थी और भारत उनकी पहली मंजिल थी। इसके अलावा गुजरात में आमंत्रण दोस्ती का एक विशेष संकेत भी दिया गया है उनके द्वारा। यानी कि अगर हम देखें तो जर्मनी और इंडिया जो है इनके संबंध जो है अच्छे होने शुरू हो रहे हैं और आगे भी मजबूत होंगे। हालांकि इनमें इतनी ज्यादा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने भी विवाद नहीं थे। इसके बाद ही प्रवासन साझेदारी की एक नींव रखी जाएगी। यात्रा के दौरान एक छोटी सी महत्वपूर्ण घटना हुई। चांसलर ने जर्मनी जाने वाले युवा भारतीयों से बात भी की थी। यानी कि जो युवा लोग जो हैं जर्मनी जाना चाहते थे उनसे बातचीत की गई। एक युवती ने सिर्फ 4 महीने में जर्मन सीख कर उनसे बात की थी। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया कि सिर्फ 4 मंथ में किस तरह से जो है जर्मन लैंग्वेज सीखी जा सकती है और फिर उनसे बातचीत की उसी तरह। तो ये भारतीयों की जो अनुकूलन क्षमता, दृढ़ता और स्मार्टनेस को भी दिखाता है। इसके अलावा दुनिया के कई रास्ते बंद हो रहे हैं लेकिन जर्मनी कुशल भारतीयों का जो है वो स्वागत करता है, सुरक्षित, कानूनी, अनुमानित प्रवासन पर आधारित। यानी कि जो जर्मनी है ऐसे भारतीयों को जो काफी स्किलफुल है, जो काफी कुशल है, दृढ़ता के साथ जाते हैं, इसके अलावा जो सुरक्षित, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है भारतीयों का स्वागत करता है। इसके अलावा 2026 में भारत जर्मनी के जो राजनयिक संबंध है उनके 75 वर्ष जो है वो पूरे हो रहे हैं। इससे क्या होगा, बेहतर शुरुआत हो सकती। यानी कि इससे, और उन्होंने कहा कि इससे अच्छी शुरुआत कोई भी नहीं हो सकती। इसके अलावा आज जो दोनों देश पहले से कहीं ज्यादा करीबी हैं, इसके अलावा पहले से कहीं ज्यादा करीब बने हुए हैं। भारी झटकों से नहीं बल्कि जो पिछले वर्षों में कुछ रणनीतिक दिशा है उसे तय करके जो है दोनों देश जो है करीब हैं। दोनों देश जो है आज करीब हैं। इसके अलावा भविष्य की नींव पर कैसे इसको देखा जा सकता, भविष्य की नींव पर तो यूरोपीय संघ जो है मुक्त व्यापार, यूरोपीय संघ और भारत का मुक्त व्यापार समझौता जर्मनी भारत के बीच एक रक्षा साझेदारी को दिखाता है। रक्षा साझेदारी और लोगों के बीच मजबूत गठबंधन है। यानी कि लोग किस तरह से जो है मजबूती से अपना बंधन कर रहे हैं। स्थायी साझेदारी की ईंटें होने वाली। इसके साथ ही साल के अंत तक क्या कहा जा रहा है कि मोदी और उनके जो कैबिनेट है उन्होंने अंतर सरकारी परामर्श के लिए वो जर्मनी भी जा सकते हैं साल के अंत तक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों देश और ज्यादा, दोनों देश के जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति होगी। यानी कि अब जब दोनों देशों के जो नेता है या फिर दोनों देशों के जो लीडर है वो यहाँ से वहां जाएंगे, मतलब इधर उधर एक दूसरे की कंट्रीज में जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनके संबंध मजबूत होंगे। जो भी उनकी बातचीत होगी तो उनको और भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये पूरा एडिटोरियल क्या कहता है कि संबंध भविष्य में मजबूत होंगे, विशेष रूप से अगर हम देखें तो व्यापार के क्षेत्र में, इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में और प्रवासन मीन्स कि जो भारत के लोग जो जर्मन जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। तो संपर्क, इन सभी के माध्यम से संपर्क भारत और जो जर्मनी उनका और अच्छा होने वाला है। तो ये थी एडिटोरियल। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या है, इंडिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन India's power distribution utilities post 2,701 crore rupees profit in financial year 24-25। यानी कि भारत के जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उन्होंने वित्त वर्ष में 2700 करोड़ का जो है मुनाफा कमाया है। तो देश की जितनी भी बिजली बांटने वाली कंपनियां जो अब तक भारी कर्ज और घाटे में चल रही थी, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जब डाटा देखा गया तो उसमें पहली बार मुनाफे की खबर आई है। कुल मिलाकर इन कंपनियों ने 2,701 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट कमाया है, जो कि सेक्टर के लिए एक बड़ा टर्न अराउंड माना जा रहा है। अब देखिए पहले घाटा क्यों था।
पहले क्यों काटा था? जो डिस्कॉम कंपनियां थी, यानी कि जो ये बिजली वगैरह बांटती थी, डिस्कॉम कंपनियां, तो इनकी जो है लंबे समय से बहुत सारी ये समस्या से जूझ रही थी, जैसे कि बिजली की लागत ज्यादा आ रही थी, उपभोक्ता से इनकी वसूली कम हो रही थी, इसके अलावा लाइन लॉस यानी कि बिजली चोरी हो रही थी, इसके साथ ही कुछ तकनीकी नुकसान भी देखने को मिल रहा था, सरकारी सब्सिडी मिलने में देरी हो रही थी, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल रही थी। तो इन्हीं वजह से इन पर जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो था वो कर्ज चढ़ चुका था। मुनाफा फिर कैसे हुआ? सबसे पहला तो बिजली चोरी में कमी हुई, यानी कि जो बिजली चोरी की जा रही थी उसमें गिरावट आई, स्मार्ट मीटर लगाए गए, डिजिटल बिलिंग से वसूली की गई, यानी कि जो मीटर से चिप को, जिसको चिप वाले मीटर बोलते हैं, कुछ ऐसे मीटर्स लगाए गए जहां से बिजली चोरी की संभावना बहुत ही कम है। इसके अलावा टैरिफ लागत और संतुलन बना रहा। कुल राज्यों में, कुछ राज्यों में अगर हम देखें तो बिजली दरों में संशोधन हुआ, बिजली खरीद की लागत पर नियंत्रण पाया गया, यानी कि बिजली बहुत ही कम जो है खरीदी गई थी। सरकारी सुधार योजनाएं की गई, जैसे कि रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स जो थी उनके जरिए जैसे कि नेटवर्क को अपग्रेड किया गया था। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग हुई, वित्तीय अनुशासन यानी कि पूरा अपना एक बजट बनाकर उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा बिजली को खरीदा गया था। इसके अलावा बकाया भुगतान में जो है सुधार हुआ, जो बकाया रहता था सरकारी विभाग और जो बड़े उपभोक्ता थे उनसे बकाया वसूला गया, यानी कि जो भी जिसने भी जो बिजली के एक तरह से जो देना था पैसा, यानी कि जो बिजली उन्होंने खरीदी थी उसके बदले में जो उन्होंने अपना जो पैसा या फिर बकाया रहता था वो उन्होंने मतलब उनसे ले लिया था। तो इसी तरह ये जो है एक तरह से मुनाफा यानी कि सुधार किए गए थे। आम लोगों पर क्या असर हुआ? डिस्कॉम की हालत सुधरने से बिजली आपूर्ति ज्यादा स्थिर हो सकती है, यानी कि बिजली जो है अब ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है, ज्यादा स्थिर रहेगी। भविष्य में अचानक बिजली कटौती कम हो सकती है। आपने देखा होगा आजकल जो है बिजली की बहुत ज्यादा कटौती की जाती है, खासकर गांव के क्षेत्रों में, तो ये भविष्य में भी कम हो सकता है। इसके अलावा सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है, बेल आउट का, निजी निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट यानी कि और ज्यादा सेक्टर्स जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिस्कॉम्स में, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा था। अब कोई चीज घाटे में होगी तो वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना पैसा नहीं लगाएगा, इसी वजह से इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की संभावना दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो सरकार और अर्थव्यवस्था उसके लिए ये चीज क्या मायने रखती है? तो बिजली सेक्टर का सुधरना जो है ये पूरी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव एक सिग्नल है, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो पॉजिटिव तरफ जा रही है। इसके अलावा सरकार पर जो सब्सिडी है, सब्सिडी इसके अलावा बेल आउट, उन सभी का बोझ जो है वो कम रहेगा। इसके साथ ही निजी निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अब जो प्राइवेट सेक्टर्स है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं तो ये जो भारत की बिजली कंपनियां ये घाटे से निकलकर मुनाफे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन सुधार टिकाऊ कब होगा? जब बिजली चोरी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाएगा। इसके अलावा समय पर जो टैरिफ में सुधार होंगे, वित्तीय अनुशासन को बनाकर रखा जाएगा, जो भी बकाया जिन भी कंपनियों पर रहता है उनसे अगर समय पर ले लिया जाए तो ये आगे जो है हमारी जो व्यवस्था बिजली की है टिकाऊ रह सकती है। अब चलते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? नेतन्याहू ऑब्जेक्ट्स टू गाजा पैनल होल्ड कॉलिशन मीट, यानी कि नेतन्याहू ने गाजा पैनल पर आपत्ति जताई। यानी कि हमने अभी देखा था जो गाजा पैनल जिसमें भारत को भी इनवाइट किया गया, तो इसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज को लेकर आपत्ति जताई है। अब देखिए क्या हुआ कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने व्हाइट हाउस के द्वारा जो ये बनाया गया गाजा का एक पैनल है इसकी रचना पर आपत्ति जताई। अमेरिका ने इस पैनल में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल किए हैं, यानी कि बहुत सारे, जो कि इजराइल चाहता है उन देशों के प्रतिनिधि शामिल नहीं होने चाहिए। और नेतन्याहू और उनके सरकार के साथी नेताओं ने क्या कहा कि इस पैनल के सदस्य चुनने की प्रक्रिया के साथ जो है इजराइल खुश नहीं है, यानी कि जो इसमें सदस्य शामिल किए गए उसमें इजराइल जो है किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। विवाद क्या है कि इजराइल को तुर्की और कतर की भूमिका भी अच्छी नहीं लग रही, यानी कि तुर्की को भी इसमें शामिल किया गया, इसमें कतर के नेताओं को भी शामिल किया गया, वो चीज अच्छी नहीं, क्योंकि दोनों देशों ने पहले हमास का समर्थन करने पर आलोचना झेली है।
यानी कि ये हमास का, दोनों देश जो है ये हमास का पहले समर्थन करते थे। तो इसी तरह इन्होंने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ये देश इसमें शामिल होंगे तो मैं इसको एक तरह से पूरा सही तरह से इसको नहीं मानूंगा, इस पैनल को। तो नेतन्याहू का क्या कहना है कि पैनल का जो गठन है इजरायल के राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा गठबंधन बैठक क्यों हो रही है? नेतन्याहू ने अपने सरकार के जो सहयोगी हैं उनकी एक विशेष बैठक को बुलाया ताकि वे इस पैनल के खिलाफ एक साझा रणनीति तय करें, संयुक्त बयान अपना जारी करें या फिर इस मामले पर आगे कार्यवाही की भी चर्चा करें। इसके अलावा गाजा पैनल हमने देखा बोर्ड ऑफ पीस है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गाजा में जो युद्ध विराम कराना, उसका पुनर्निर्माण करना, स्थानीय प्रशासन को सलाह देने का काम करना। तो ये सब कुछ अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेतन्याहू ने गाजा पैनल पर खुलकर आपत्ति जताई और हो सकता है जो नेतन्याहू है इन गाजा पैनल के जो फैसले रहेंगे उसको ना माने, क्योंकि इसको ये है, मतलब इनको ये है कि जो देश से इनकी नहीं बनती, यानी कि जो देश इनके खिलाफ है वो इस पैनल में शामिल क्यों हुए हैं। तो इस चीज को लेकर अब आपत्ति जताई जा रही है। इसमें भारत को भी इन्विटेशन दिया गया, हालांकि भारत ने अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि भारत वहां पर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो ये करीब यहाँ पर इसमें 60 देश के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया गया है। और इसी चीज से जो तुर्की, जो इजराइल का तुर्की कतर से तनाव बना हुआ है, तो उसी वजह से ये हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है नेतन्याहू इस चीज से खुश नहीं है और इस पैनल को वो सही तरह से नहीं मानते। इसके साथ दोस्तों एक और न्यूज आ रही कि प्रधानमंत्री ने जो है काजीरंगा में एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का एक तरह से लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, एक ऐसी सड़क मार्ग होगा जो जमीन से ऊपर खंभों पर बनाया जा सकता है ताकि जो नीचे का प्राकृतिक जो इलाका है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, बचा रहे। यानी कि मान लीजिए ये खंभे हैं तो इस पर एक ऐसे रोड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो काजीरंगा में इसकी जरूरत क्यों थी? तो काजीरंगा जो है वहां पर एक सिंगा, गैंडा, हाथी, बाघ और भी बहुत सारी प्रजातियां, वन्य जीव मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से जो गुजरने वाला ट्रैफिक होता है वो अक्सर जानवरों की मौत का कारण बनता है, जाम लग जाता है, पर्यावरण नुकसान का कारण होता है। तो इसी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो उससे क्या होगा कि वाहन जो है वो ऊपर से गुजरेंगे और नीचे जो वन्य जीव जानवर वैसे ही सुरक्षित रहेंगे। इसके फायदे क्या रहेंगे? सबसे पहला फायदा तो यही है कि वन्य जीव का संरक्षण होगा, जानवरों की जो प्राकृतिक मूवमेंट है उसको कोई भी बाधा नहीं पहुंचेगी। इसके साथ ही यातायात में सुधार रहेगा, पर्यावरण संतुलन हो रहेगा, जंगल काटे बिना विकास संभव हो जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि विकास बनाम पर्यावरण नहीं बल्कि विकास के साथ पर्यावरण का ये एक जो हमें लक्ष्य दिखाता है। यानी कि विकास बनाम पर्यावरण नहीं बल्कि विकास के साथ नहीं बल्कि विकास के साथ पर्यावरण, विकास भी करना लेकिन उसके साथ ही ये पर्यावरण भी रहेगा। इसका जो पूरा वित्तीय अगर हम बजट देखें तो 6,957 करोड़ रुपए की ये एक परियोजना है। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो इसी तरह ये हमारी थी आज की लास्ट न्यूज। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस? कौन से जो है चीफ गेस्ट रहने वाले हैं? मार्क रूट, इमैनुअल मैक्रोन, उर्सुला वॉन डेर लियोन और डोनाल्ड ट्रंप। तो आपने सही ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।